Hello students, this video lecture is on parallel processing and computing for BE7 semester students by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पीपीसी के बारे में जो पढ़ा था वो ये था कि आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम क्या होती है और उसके जो फ्लिंस क्लासिफिकेशन के जो भी टाइप्स थे वो हमने देखे थे। आज हम पढ़ेंगे एमडल्स लॉ। ये जो एमडल्स लॉ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का। इसमें क्या होता है कि एक लॉ है हमारा यूनिप्रोसेसर और पैरेलल प्रोसेसर को लेके, और ये इसका डेरिवेशन भी है। लेकिन क्या होता है कई बार कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है और कई बार ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है। तो अगर 2 मार्क्स में आ रहा है तो आपको सिर्फ एमडल्स लॉ क्या होता है ये लिखना है, और अगर 7 मार्क्स में आता है तो आपको एमडल्स लॉ का डेरिवेशन भी लिखना पड़ेगा। पर जनरली फर्स्ट यूनिट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है डिफाइन एमडल्स लॉ। तो देख लेते हैं कि एमडल्स लॉ होता क्या है। इसमें यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे लिखा हुआ है, लेट f be the fraction of operation in the computation that must be performed sequentially where 0 is less than equal to 1 is less than equal to f is less than equal to 1। f जो है वो फ्रैक्शन ऑफ ऑपरेशन है। तो the more speed up xi achievable by parallel computer with p processor performing a computation, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, xi इज़ लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 माइनस एफ बाई पी। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है इसे ही हम एमडल्स लॉ कहते हैं। ये जो फॉर्मूला है यही हमारा एमडल्स लॉ है। The Amdahl's law is based on the assumption that trying to solve a problem of a fixed size as quickly as possible. This law provides an upper bound on the speed up achievable by applying a certain number of processors to solve the problem in parallel. तो Amdahl's law जो है वो बेसिकली assumptions पे based है जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, और इस लॉ से हमको अपर बाउंड मिलता है। स्पीड अप अचीवेबल हम निकाल सकते हैं। जो ज़ाय हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो स्पीड अप अचीवेबल है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द मैक्सिमम स्पीड अचीव्ड बाय द सिस्टम एज द नंबर ऑफ प्रोसेसर इंक्रीजेस। तो हम इसको मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स इंक्रीज़ होंगे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं ज़ाय को। तो बेसिकली हम जब पैरेलल प्रोसेसिंग पढ़ना चालू किए थे तो हम ये समझ गए थे कि एक सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसर्स को कनेक्ट करना और उन सारे प्रोसेसर्स का एक साथ वर्कआउट करना, एक साथ साइमल्टेनियसली काम करना, अलग अलग काम करना और फिर उनको आउटपुट देना, तो उसी को हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग को मेजर करने के लिए या स्पीड अप मेजर करने के लिए ही एमडल्स लॉ बना हुआ है। एमडल्स जो है वो साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने ये लॉ बनाया है, इसलिए इस लॉ का नाम एमडल्स लॉ पड़ा है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एमडल्स लॉ से रिलेटेड ही है, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि बेंचमार्किंग रिवील्स दैट 90% ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम इज स्पेंड इनसाइड द फंक्शन that we believe we can execute in parallel. The remaining 10% execution time spent in the function that must be executed on a single processor. What is the maximum speed that we could expect from the parallel version of a program executing on 8 processor? अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना है मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो एमडल्स लॉ से निकलती है, ज़ाय से निकलती है। ज़ाय का फॉर्मूला है ज़ाय इज़ लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 माइनस एफ बाई पी।
ये हमारा ज़ाय का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए f इज इक्वल्स टू 10% लिखा हुआ है, तो 10% जो है वो हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो सीक्वेंशियल हो रहा है, तो हमको सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का फ्रैक्शन लेना है। तो 10/100 करेंगे तो वो फ्रैक्शन हमको मिलेगा 0.1। तो हम ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये 0.1 जो है, ये वाला 0.1 जो मिला है हमको, ये यहाँ से मिला है 0.1 जो हमने 10% लिया था, यहाँ से 10% ऑफ द एग्जीक्यूशन फंक्शन वाला। उसके बाद 1 माइनस 0.1 1 माइनस एफ होता है फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाय पी। तो ये देखिए 8 प्रोसेसर दिया हो, तो नंबर ऑफ़ प्रोसेसर की वैल्यू है 8। तो हमारा ज़ाई आया, आंसर जो आया वो लेस देन इक्वल टू आया 4.7। तो इसमें क्लियर मेंशन कर देता है हमको न्यूमेरिकल्स के लिए वैल्यू, आपको सिर्फ एम्डल्स लॉ के फॉर्मूले में उसको पुट अप करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 25% ऑफ द ऑपरेशन इन अ पैरेलल प्रोग्राम मस्ट बी परफॉर्म सीक्वेंशियली देन डिटरमाइन व्हाट इज़ द स्पीड अचीवेबल। अब यहाँ पे 20% ऑपरेशन जो सीक्वेंशियल हो रहा है, तो हमारा f जो है वो 25 हो गया, मतलब 0.25 हो गया, और नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स हमको दिया नहीं है, तो वो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो हम अगर फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा फार्मूला जो है 1/f प्लस 1 माइनस एफ बाय पी। तो यहाँ p की जगह हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। p की जगह हम लिखेंगे इन्फिनिटी, और f जो हमारा है वो 0.25 आया। तो हम उस वैल्यू को जब रखेंगे तो हमारा जो ज़ाई है वो लेस देन इक्वल टू 4 मिलेगा हमको। तो यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो नंबर ऑफ़ फ्रैक्शंस हम निकालते हैं वो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का फ्रैक्शन निकालना है, ना कि पैरेलल प्रोसेसिंग का। अगर आपको लिखा हुआ है कि 75% पैरेलल प्रोसेसिंग होती है और 25% सीक्वेंशियल, तो हम जो फ्रैक्शन लेंगे वो 25% का होगा, 75 का नहीं। अब जो है वो डेरिवेशन है एम्डल्स लॉ का। इसमें सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे एम्डल्स लॉ का डेरिवेशन होगा। लेट ज़ाई n इंटू पी डिनोट्स द स्पीड ऑफ अचीवेबल। ज़ाई एन पी हमने अचीवेबल लिया, जिसमें p जो है नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स है, n डिनोट्स द computation that to be executed in parallel, p. Let sequential position of the computation be p of n या xi of n denotes the position of computation that can be executed in parallel. K of n of p denotes interprocessor communication for parallel program. Hence the total sequential execution time is sigma of n plus xi of p. In the best case, position of computation that can be erected in parallel divides up perfectly among the preprocessors. Therefore, the time required for parallel operation is xi of n by p. तो हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन फिर क्या होगा कि xi ऑफ n और p इज़ लेस देन इक्वल टू सिग्मा ऑफ n प्लस xi ऑफ n अपॉन सिग्मा ऑफ n प्लस xi ऑफ n इंटू पी प्लस के ऑफ एन पी। ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो सिक्वेंशियल प्रोसेसर के लिए है, नीचे वाला जो इक्वेशन है वो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। तो लेट के एन ऑफ पी इज इक्वल्स टू 0, देयर इज़ नो इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन। लेट एफ डिनोट्स द सिक्वेंशियल पोजिशन ऑफ द कंप्यूटेशन, देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एन डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एन प्लस xi ऑफ एन। Sigma of n plus xi of n is equals to sigma of n by f. So sigma of n is equals to xi of n is equals to sigma of n into 1 upon f minus 1। तो हमने इक्वेशन को नंबरिंग दे दी थी, ऊपर वाली इक्वेशन 1 था, ये दोनों इक्वेशन 2 और 3 है। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो फाइनल इक्वेशन जो हमको मिलेगी वो ये रहेगी कि xi of n into p n of p is less than equal to sigma of n plus xi of n upon sigma of n plus xi of n by p plus k of n by p। और उसके बाद फाइनल जो हमारी इक्वेशन है
ये जो हमारी इक्वेशन है वो हमको इसको सॉल्व करके मिल जाएगी। ये नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ये जो है वो ग्राफ है एमडल्स लॉ का, जिसमें ग्राफ प्लॉट किया गया है एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी के लिए। जैसे 1 से 10 तक जो है नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स है और इस तरफ जो है वो स्पीड अप लिखा हुआ है। तो जितनी ज़्यादा प्रोसेसर्स रहेंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, इसलिए उसको ऐसा 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 प्लॉट किया गया है। तो एमडल्स लॉ का टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। इसके न्यूमेरिकल्स अगर पूछते हैं तो काफ़ी आसान है, इसी फॉर्मूले में पुटअप करके आपको बनाना है। अगर 2 नंबर में पूछेगा ये क्वेश्चन तो सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, और अगर 7 मार्क्स में आएगा तो आपको डेरिवेशन भी इसका सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी के बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्केलेबल प्रोग्राम्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर भी फॉर्मूलेज़ हैं। तो पहला जो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलेबल परफॉर्मेंस के अंदर वो है डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। अगर किसी प्रोसेसर की किसी सिस्टम की हम डिग्री कैसे निकालेंगे पैरेललिज्म की, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि द एग्जीक्यूशन ऑन पैरेलल कंप्यूटर्स may use different number of processors at different time periods during the execution cycle. For each time period, the number of processors used to execute a program is defined as degree of parallelism. तो जो execution होता है पैरेलल कंप्यूटर्स का, वो नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स जो है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या होता है कि हर एक टाइम पीरियड के लिए जो भी प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे जो उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है उसी को हम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म बोलते हैं। फॉर ईच टाइम पीरियड द नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। नेक्स्ट है आपका एवरेज पैरेललिज्म। तो एवरेज पैरेललिज्म इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटेशन performed by the system during each time interval. The average parallelism A is computed by A is equals to 1/t2 minus t1 integration of t1 to t2 degree of parallelism of t dt। तो ये t2 और t1 जो है वो टाइम पीरियड है, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम t1 और t2, उसको इंटीग्रेट करके जो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म हम निकालेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हमको एवरेज पैरेललिज्म मिलेगा। नेक्स्ट है आपके सिस्टम की एफिशिएंसी। लेट O ऑफ n बी द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय द प्रोसेसर्स एंड T ऑफ n इज एग्जीक्यूशन टाइम। तो हम एज्यूम करते हैं कि T ऑफ 1 इज इक्वल्स टू O ऑफ 1 है किसी भी यूनी प्रोसेसर सिस्टम के लिए। तो हम स्पीड अप फैक्टर ऐसे डिफाइन करेंगे S ऑफ n इज इक्वल्स टू T1 अपॉन Tn। द सिस्टम एफिशिएंसी फॉर एन n processor system is defined as E of n is equals to S of n divided by n. Therefore, the total system is E of n is equals to T1 upon n Tn। अब रिडंडेंसी ऑफ द सिस्टम निकालेंगे। तो रिडंडेंसी के लिए हमको R इज इक्वल्स टू O ऑफ n अपॉन O ऑफ 1 करना पड़ेगा। तो हमारा O ऑफ n क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी ऑफ पैरेललिज्म। उसके लिए जो फॉर्मूला है, द क्वालिटी ऑफ अ पैरेलल कंप्यूटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड अप एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम एंड इंक्रीजली प्रोपोर्शनल टू द रिडंडेंसी ऑफ द सिस्टम। तो क्वांटिटी निकालने के लिए Q ऑफ n इज इक्वल्स टू S ऑफ n इंटू E ऑफ n डिवाइडेड बाय R ऑफ n। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल। इसमें आपके 5 अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं। पहला है शेयर्ड मेमोरी, दूसरा है थ्रेड, तीसरा है मैसेज पासिंग, चौथा है डेटा पैरेलल और पांचवा है हाइब्रिड। सबसे पहले शेयर्ड मेमोरी मॉडल देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसर होता है वो कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं एसिंक्रोनसली। If the major portion of the main memory can be directly accessed by all the processors of a multiprocessor system, then the system record to shared memory model। अगर हर
प्रोसेसर के द्वारा एक मेजर पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी शेयर किया जाता है तो उसको शेयर्ड मेमोरी मॉडल बोलते हैं या उसको ग्लोबल मेमोरी भी बोलते हैं. An interconnecting network is provided to allow a processor to access the shared memory. The shared memory provides a means for interaction among the processors. The shared memory holds program and data to be shared among the processors. बेसिकली शेयर्ड मेमोरी वो होती है जो हर प्रोसेसर के द्वारा एक मेमोरी पोर्शन शेयर किया जाता है, वो सबके लिए कॉमन रहता है, तो उस मॉडल को, उस मेमोरी को हम शेयर्ड मेमोरी बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका थ्रेड्स. थ्रेड मॉडल इज़ अ प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स नोन एज थ्रेड. कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग जो है वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में होता है. मल्टी थ्रेडिंग कैन मेक अ प्रोग्राम मोर रिस्पॉन्सिबल, इफेक्टिव एंड ऑल्सो एम्फेसाइजेज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम each processor have different thread that one operated concurrently. An operating system is responsible for scheduling and allocating resources for the thread. तो बेसिकली थ्रेड जो आप जावा में भी पढ़े होंगे कि स्मॉल पोर्शन ऑफ एग्जीक्यूशन रहता है, उसको हम थ्रेड बोलते हैं. हम एक काम को छोटे छोटे थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं और वो सारे थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं. नेक्स्ट है आपका मैसेज पासिंग मॉडल. तो मैसेज पासिंग मॉडल का मतलब ये होता है कि आपस में जो कम्युनिकेशन रहता है प्रोसेसर्स का वो कैसा रहता है. अगर एक सिस्टम में 10 प्रोसेसर कनेक्टेड है और उनको आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो मैसेज पास करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और उसी मॉडल को हम मैसेज पासिंग मॉडल भी बोलते हैं. या यहाँ पर लिखा हुआ है सिंक्रोनस पासिंग मॉडल या एसिंक्रोनस पासिंग मॉडल, दोनों टाइप के होते हैं. नेक्स्ट है आपका डेटा पैरेलल मॉडल. SIMD कंप्यूटर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डेटा पैरेलल. तो SIMD हमने कल ही पढ़ा था. सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा जो है वो डेटा पैरेलल मॉडल के अंदर आता है. ईजियर टू राइट टू डिबग बिकॉज पैरेललिज्म इज हैंडल बिटवीन सिंक्रोनाइजेशन एंड फ्लो कंट्रोल. The data parallel programs requires the use of pre-distributed data sets. In this model, various data structures are used to facilitate data exchange operation. In summary, the data parallel model emphasizes on local computation and data routing operations such as permutation, reduction and parallel operations. लास्ट है आपका हाइब्रिड मॉडल. द मॉडल एनी टू और मोर पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल्स आर कंबाइंड टुगेदर. अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा मॉडल्स को कंबाइन करेंगे तो वो हाइब्रिड मॉडल कहलाएगा. करेंटली कॉमन एग्जांपल है कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज पासिंग विथ थ्रेड और शेयर्ड मेमोरी. तो ये थे आपके पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं. सब कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि शेयर्ड मेमोरी क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, मैसेज पासिंग क्या होता है, डेटा पैरेलल क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कैशे कोहेरेंस प्रोटोकॉल क्या होता है और आगे के इससे रिलेटेड जो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलेबल परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हम वो देखेंगे. थैंक यू.